हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस का 20 डेज चैलेंज या रिवीजन आपका चल रहा है और आज उसकी रीजनिंग की 9th क्लास है। मैंने आपसे कहा था कि 10 क्लासेस में आपका रीजनिंग का रिवीजन मैं आपको करवा दूंगी। तो आपकी 9th क्लास है और आज का थंबनेल तो आपने देखा ही होगा बेटा, डाइस एंड कैलेंडर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों ही बड़े टॉपिक इतनी जल्दी कैसे हो जाएंगे, तो मैं आपको डाइस और कैलेंडर्स के वही क्वेश्चंस कराऊंगी जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो फटाफट से ज़रा सेशन को शेयर कर दीजिए और मैक्सिमम लोग जुड़ जाएं और फिर हम लोग स्टार्ट कर सके अपना डाइस और कैलेंडर का क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा बेटा, डाइस के और कैलेंडर के वही क्वेश्चंस आपको मैं करा दूंगी जो आपके पेपर में कहीं ना कहीं पूछे गए हों। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो बात करते हैं बेटा अपने पहले सवाल की, और मुझे ऐसा लगता है कि पहला सवाल शुरू करने से पहले हम आपको डाइस का थोड़ा सा बेसिक बता दें सो दैट आप डाइस के क्वेश्चंस को आराम से बना सकें। ठीक है, चलिए चलो बात करते हैं बेटा अगर हम डाइस की, तो याद रखिएगा कि डाइस में आपके 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर आपको पता हो जाएंगे तो वहाँ से उनके क्वेश्चंस को बनाना बहुत ही आसान होगा। कंप्लीट मतलब एक तरह से कंप्लीट डाइस पढ़ने की आपको कोई नीड नहीं है। 3 रूल्स हैं, उन रूल्स को अगर आप पढ़ लोगे तो आपका डाइस ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 1, डाइस का पहला नियम ये कहता है कि अगर डाइस की एक सतह समान हो जाए तो उस केस में आप क्या करोगे। मतलब सपोज दैट आपको ये एक डाइस दिया है, ठीक है, और दूसरा डाइस बेटा, दूसरा फिगर आपको ये दिया है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा बेटा कि इस डाइस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर इस डाइस में हमसे पूछ लिया जाए कि बताइए 4 की विपरीत सतह क्या होगी, 3 की विपरीत सतह क्या होगी। ठीक है, 3 की विपरीत सतह बेटा क्या होगी, और हमसे ये भी पूछ लिया जाए कि बताइए 1 की विपरीत सतह क्या होगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि पहला नियम ये कह रहा है कि डाइस की अगर एक सतह समान हो जाए तो वहाँ से उसको कॉमन उठा के क्लॉकवाइज लिख दिया जाता है। मतलब यहाँ पे अगर देखो बेटा तो 4 समान है और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी बेटा 4 समान है। इसका मतलब इस 4 को आप कॉमन उठा लीजिए। 4 से क्लॉकवाइज की दिशा में ये 1 आ गया और 1 के क्लॉकवाइज दिशा में बेटा 3 आ गया। बोलो हाँ कि ना। यहाँ से 4 के क्लॉकवाइज में बेटा 2 आ गया और यहाँ से क्लॉकवाइज में बेटा 5 आ गया। अब जब ये इतना लिख जाएगा तो जो नंबर जिसके नीचे लिखा होगा वो उसी का विपरीत बनेगा। मतलब 5 का विपरीत कितना बनेगा बेटा, 3 बनेगा। 2 का विपरीत 1 बनेगा। एक नंबर बेटा बच गया, दैट इज 6। तो आपका 4 का विपरीत क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। और जो सवाल आपसे पूछा गया कि बताइए इन डाइस में 4 का विपरीत कौन, तो 4 का विपरीत बेटा 6 होगा। पूछा गया 3 का विपरीत कौन, तो 3 का विपरीत बेटा 5 होगा। और 1 का विपरीत कौन, तो बेटा 1 का विपरीत आपका 2 होगा। ठीक है, आई होप आपको डाइस का पहला नियम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी इतने में आपको नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं अपने डाइस के दूसरे नियम की तरफ, दैट इज रूल नंबर 2।
बेटा तीन ही नियम हो सकते हैं, याद रखिएगा। पहला नियम ये कि जब एक सतह क्या हो जाए, समान हो जाए। दूसरा नियम ये हो जाएगा कि जब किसी भी डाइस की दो सतह क्या हो जाएं, समान हो जाएं। और तीसरा क्वेश्चन बेटा क्या होगा, जब डाइस की तीनों सतह क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, अभी आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ पे आपको लिखा है और आपसे यहाँ से पूछ ले अगर वो आपसे कि बताइए कि दो का विपरीत क्या होगा। ठीक है, सपोज उसने आपसे पूछ लिया कि बताइए दो की विपरीत सतह क्या होगी, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किन्हीं दो डाइसेस में दो सतह समान हो जाएं तो तीसरी बची हुई सतह सामने वाली सतह के विपरीत हो जाती है। मतलब यहाँ पे ध्यान दो बेटा, 4 और 3 समान हो गया तो दो का विपरीत क्या हो जाएगा बेटा, तो दो का विपरीत आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर वो पूछता है 4 का विपरीत क्या होगा, तो बेटा 4 का विपरीत 2 नहीं हो सकता, 4 का विपरीत 1 नहीं हो सकता, और 4 का विपरीत 3 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 4 के बगल में 3 लिखा है, तो न 3 होगा, न 1 होगा, न 2 होगा। 4 का विपरीत या तो 5 होगा या फिर 6 होगा। क्योंकि इसमें फिक्स नहीं है तो आप कह दोगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसका विकल्प चुनोगे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 4 का अपोजिट या तो 5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। 2 और 1 तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 2 1 का विपरीत है तो 4 का विपरीत होगा नहीं। 4 अपना विपरीत खुद बन नहीं सकता और 4 के बगल में 3 लिखा है, इसलिए 4 का विपरीत 3 भी नहीं होगा। तो या तो 5 होगा या फिर 6 होगा। और ये था डाइस का दूसरा नियम। आई होप आपको पहला और दूसरा दोनों नियम समझ में आ गए होंगे। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं डाइस के तीसरे नियम की तरफ। तो डाइस का रूल नंबर 3 क्या कहता है बेटा, तो डाइस का रूल नंबर 3 आपसे सिर्फ इतना कहता है कि अगर डाइस की तीनों सतह अलग अलग हो जाए, कुछ इस तरह से, ठीक है, और तब आपको बताना है कि x का विपरीत क्या है, y का विपरीत क्या है और z का विपरीत क्या है। तो ये कैसे निकाला जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपकी तीनों सतह अलग अलग हो जाएंगी तो जिस फलक के सामने जो फलक है वो उसकी विपरीत बनेगी। मतलब जिस सतह के सामने जो सतह लिखी हुई है वो उसकी विपरीत होगी। मतलब x का विपरीत बेटा क्या होगा, यहाँ है नो कॉमन, इन दोनों में कोई भी समान नहीं है, तो नो कॉमन की स्थिति में x का विपरीत a हो जाएगा, y का विपरीत बेटा b हो जाएगा और z का विपरीत बेटा c हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जो जिस फलक पे है वो उसका विपरीत बन जाएगा। ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत और ये इसका विपरीत। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी इतने में आपको नहीं आई होगी। और अब हम जा रहे हैं इसके बाद इसके क्वेश्चंस को करने, क्योंकि डाइस में और ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं अपने पहले सवाल की। और पहले सवाल में बेटा आपसे बोला गया है कि एक का विपरीत सतह पे क्या आएगा, आपको ये बताना है। बेटा अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखो तो इसमें डाइस का रूल नंबर
2 लग रहा है। ठीक है, बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस बेटा आपको होमवर्क भी दिए जाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की नीड नहीं है, और पीडीएफ इसकी कमेंट बॉक्स में लग जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखो बेटा कि 4 और 5 क्या हो गए, समान हो गए। और कहा गया कि जब भी डाइस की 2 सतह समान हो जाती है तो तीसरी बेटा क्या होती है, तीसरी आपकी विपरीत बनती है। ठीक है, तो देखो 4 और 5 हट जाएगा तो 1 का विपरीत कितना हो जाएगा बेटा, 1 का विपरीत 2 हो जाएगा। और सवाल ने भी हमसे यही पूछा है कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत बेटा 2 होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। और एक बात बेटा और याद रखना कि आपका जो डाइस आता है वो 2 तरह से, एक क्लोज डाइस पे भी सवाल होता है और ओपन डाइस पे भी सवाल होता है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन केवल और केवल विपरीत सतहों से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने दूसरे सवाल की। और दूसरा सवाल हमसे ये बोलता है कि बताइए 2 की विपरीत सतह पे क्या आएगा। तो बेटा देखिए आपसे पूछा गया कि 2 डॉट्स के ऑपोजिट क्या होगा। अब यहाँ पे डाइस की बेटा आपको 3 पोजीशंस गिवन है, और जब भी आपको डाइस की 3 पोजीशन गिवन हो, मतलब इससे नहीं है कि पोजीशंस कितनी दी हैं, मतलब सिर्फ इतना है कि 2 का विपरीत कहाँ से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो 2 है, 4 है और 6 है, यहाँ पे 1 है, 5 है और 6 है। बेटा इन दोनों ही डाइसेस में अगर आप देखो तो एक सतह समान हो रही है, देखते हैं कौन सी। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 4 है, ये 2 है और ये 6 है। यहाँ पे बेटा 1 है, ये 5 है और ये आपका 6 है। तो कॉमन सतह कौन सी है बेटा, 6 है। 6 को उठा लीजिए। 6 से क्लॉकवाइज बेटा कितना आया, 2, और 2 से क्लॉकवाइज कितना आया, 4। सिमिलरली 6 से क्लॉकवाइज कितना आया बेटा, 5, और 5 से क्लॉकवाइज कितना आया, 1। तो 4 बेटा 1 का विपरीत हो गया, 2 आपका 5 का विपरीत हो गया, और 3 बेटा आपका किसका विपरीत हो गया, 6 का विपरीत हो गया। सवाल ने आपसे पूछा था कि 2 की विपरीत सतह क्या होगी, तो 2 की विपरीत सतह बेटा 5 होगी। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये सवाल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कभी कभी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि मैम अगर हम इन 2 डाइस को लेते तो क्या आंसर नहीं आता। बेटा आ जाता, देखना पड़ता है। यहाँ देखिए ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। यहाँ 5 है, 1 है और 6 है। अगर आप इन 2 डाइसेस को लोगे बेटा तो 5 कॉमन है, 5 को रख लो। 5 से क्लॉकवाइज 1, 1 से 6 रख लो। यहाँ 5 से बेटा 4, 4 से 3 रख लो। ठीक है, अब देखो 6 का विपरीत बेटा कितना, 3, 1 का विपरीत कितना, 4, 1 नंबर बच गया 2, तो 5 का विपरीत बेटा कितना, 2। और इसको और उसको मिला के देख लो बेटा, दोनों सेम ही हैं। ठीक है, 6 का विपरीत 3 यहाँ पे भी है, 2 का विपरीत 5 यहाँ पे है और 4 का विपरीत 1 यहाँ पे है। और क्वेश्चन ने पूछा 2 का विपरीत क्या, तो 2 का विपरीत 5 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये 2 के दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और 3 ने हमसे पूछा कि बताइए 2 का विपरीत क्या है। अब बहुत ध्यान से बेटा देखना, यहाँ पे आपका रूल नंबर 2 लग जाएगा। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर डाइस की, किन्हीं भी डाइस की कितनी भी पोजीशंस गिवन हो लेकिन उसकी 2 सतह क्या हो जाएं, समान हो जाएं। तो बेटा देखो यहाँ पे 2 और 1 समान हो गए, तो 3 का विपरीत क्या हो गया बेटा, 4 हो गया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि 2 का विपरीत क्या होगा, और मैंने आपसे कहा था कि 2 सतह समान होने पे तीसरा विपरीत तो बन जाएगा, लेकिन अगर उसके अलावा कोई विपरीत सतह पूछी जाएगी तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। इन्होंने पूछा 2 का विपरीत क्या होगा, तो बेटा ध्यान देना, 2 का विपरीत 2 खुद तो हो नहीं सकता,
2 का विपरीत 3 भी नहीं हो सकता, 2 का विपरीत 4 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 3 और 4 आपस में विपरीत है। बेटा 2 का विपरीत 1 भी नहीं हो सकता क्योंकि वो उसके बगल में लिखा है। तो 2 का विपरीत 3 नहीं, 2 का विपरीत 1 नहीं। तो बेटा अब 2 का विपरीत क्या हो सकता है? 2 3 4 1 तो नहीं होगा। 2 का विपरीत या तो 5 होगा और या फिर 6 होगा। ठीक है, तो आइदर 5 और 6 कह सकते हैं। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा कि या तो 6 होगा या फिर 5 होगा। ठीक है, कांट बी डिटरमाइंड तब होता जब 6 और 5 ना दिया होता, लेकिन 6 और 5 ऑप्शन में दिया है, तो 2 का विपरीत या तो 6 होगा या फिर 5 होगा। ठीक है, आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब ये क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 2 है बेटा, ये 1 है, ये 4 है। यहाँ पे बेटा ये 3 है, ये 2 है और ये बेटा 5 है। दोनों में समान सतह कौन सी हो गई बेटा? 2 हो गई। तो 2 से क्लॉकवाइज 4, 4 से 1 यहाँ रख लीजिए। सिमिलरली 2 से 5 और 5 से 3 रख लीजिए। ठीक है, तो ये इसका विपरीत, ये इसका विपरीत, तो 2 का विपरीत कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। पूछा गया था 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 का विपरीत 3 होगा। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आप बना लोगे क्योंकि इसमें भी 5 आपका कॉमन है, विपरीत सतह निकालनी है, ये आप होमवर्क में बनाना। क्वेश्चन नंबर 6 भी बेटा आपसे बन जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 भी बन जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक, यहाँ बोला गया बेटा आपको बताना है कि 4 की विपरीत सतह पे क्या आएगा। बहुत ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे डाइस का रूल नंबर 3 लगेगा। क्या लगेगा? रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 आपसे ये कहता है कि अगर 2 डाइसेस में कोई भी सतह समान ना हो, यहाँ 4 1 3 है, यहाँ 5 2 और 6 है, तो बेटा यहाँ पे रूल नंबर 3 यानी नो कॉमन, कोई भी सतह समान नहीं है। तो अब आपको कॉमन निकालना है, तो याद रखिएगा बेटा 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 का विपरीत 2 हो जाएगा और 1 का विपरीत बेटा 6 हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया 4 का विपरीत क्या होगा, तो बेटा 4 का विपरीत 5 होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, यहाँ पे भी आप आराम से आंसर कर सकते हो बेटा। कैसे करोगे आइए देख लेते हैं। वही क्वेश्चन है, हमने निकाल रखा है। 4 का विपरीत 5 होगा, 3 का विपरीत 2 होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, और 1 का विपरीत बेटा क्या हो जाएगा? 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अभी तक बेटा जो हमने डिस्कस किया वो क्या था? वो कहीं ना कहीं क्लोज्ड डाइस डिस्कस किया था। अब जो हमारे सामने बेटा क्वेश्चन दिया है वो दिया है आपका ओपन डाइस का। एक शेडेड वाला क्वेश्चन भी आता है, वो भी आज के सेशन में आपको मैं कराऊंगी। ठीक, चलिए बात करते हैं बेटा ओपन डाइस की। तो ओपन डाइस का मतलब होता है, इसका एक एग्जाम्पल बेटा देते हैं आपको, केक बॉक्स। मतलब केक का डिब्बा जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? ओपन डाइस का। ठीक है, और ओपन डाइस वह डाइस होता है जिसकी 6 की 6 सतह आपको सामने दिखाई दे रही होती है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि ओपन डाइस में विपरीत सतह को कैसे निकालते हैं। तो बेटा जब भी बात ओपन डाइस की होगी तो उसकी विपरीत सतह याद रखिएगा
कोने से जुड़ी हुई सतह या फिर अगल बगल वाली सतह कभी भी विपरीत नहीं होगी। ऑल्टरनेट अगर आप लोगे तो ऑल्टरनेट जो होती हैं वो आपकी विपरीत होती हैं। एडजेसेंट सरफेसेस कभी भी विपरीत नहीं होंगी। मतलब जो भी सतह किसी कोने से जुड़ी हो या उसके अगल बगल में हो वो विपरीत नहीं बनती, विपरीत हमेशा अपोजिट बनते, मतलब ऑल्टरनेट सरफेस बनते हैं। इट मीन्स 5 का विपरीत बेटा 4 बनेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखो तो 2 का विपरीत 1 नहीं बन सकता, 2 का विपरीत 2 3 कोने से जुड़ा है, 3 नहीं बन सकता, तो 2 का विपरीत बेटा क्या होगा, 2 का विपरीत 6 होगा, और 1 का विपरीत बेटा क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत 3 हो जाएगा। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिएगा, मैं फिर से समझा दे रही हूँ। 5 का विपरीत आपका बेटा क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट है। 2 के बगल वाली सतह या 2 से कोने से जुड़ी हुई सतह कभी भी 2 की विपरीत नहीं बनेगी, तो 2 का विपरीत क्या बन जाएगा बेटा, 6 बन जाएगा। बचा 1, तो 1 की विपरीत सतह 3 हो जाएगी। पूछा गया कि बताइए 1 की विपरीत सतह क्या होगी, तो 1 की विपरीत सतह बेटा 3 होगी। एक बार इसमें देख लेते हैं, शायद कुछ ऑप्शन गड़बड़ लिख गया है, एक बार चेक करते हैं। 5 का विपरीत बेटा आपका 4 हो गया, 2 का विपरीत बेटा 6 हो गया, और 1 का विपरीत बेटा आपका कितना हो जाएगा, 1 का विपरीत आपका 3 हो जाएगा। और जैसे ही 1 का विपरीत 3 होगा तो पूछा गया 1 की विपरीत सतह क्या होगी, तो 1 की विपरीत सतह 3 होगी। यहाँ 2 की जगह बेटा 3 कर लो, ये थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप बहुत ध्यान से देखो बेटा तो यहाँ पे आपको एक डाइस की 4 पोजीशन गिवन है। अक्सर होता क्या है कि एक डाइस की अगर ज़्यादा पोजीशन हो जाती हैं तो कन्फ्यूज़न होती है कि कैसे निकलेगा। कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। कहा गया है कि 6 का विपरीत क्या होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से बेटा देखो, अगर आप पहले और चौथे डाइस को बहुत ध्यान से देख लें तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 और 4 समान हो गए, तो 6 का विपरीत बेटा क्या हो गया, तो 6 का विपरीत डायरेक्टली निकल आएगा क्या, 1, ठीक है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। लेकिन अगर आपको इसको दूसरे और चौथे से नहीं निकालना है तब भी आपका आंसर यही आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 और 2 समान हो गए, तो 3 का विपरीत बेटा कितना हो गया, 4 हो गया। आगे बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे 6 और 4 समान हो गए, तो 5 का विपरीत कितना हो गया, 2 हो गया। तो ऑटोमेटिक 2 डिजिट बची 6 और 1, तो वो आपस में विपरीत होंगी। पूछा गया 6 की विपरीत सतह क्या है, तो आप मार्क कर दीजिए 6 की विपरीत सतह 1 है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलिए अब 12 से लेके 18 तक सारे सवाल इसी पैटर्न पे हैं, एक बता दिया, बाकी क्वेश्चंस आप होमवर्क में बेटा करिएगा, ठीक। चलिए ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, आराम से इसको आप होमवर्क में बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 15 को आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। कहा गया आपसे कि बताइए अल्फ़ाबेट ई के विपरीत सतह पे क्या होगा। तो बेटा आपको 5 अल्फ़ाबेट तो ऐसे ही दिख रहे हैं, ए बी सी डी और ई, लेकिन छठा अल्फ़ाबेट आपको अभी नहीं पता कि 6th अल्फ़ाबेट क्या कंसिडर किया जाएगा। लेकिन उसने पूछा है कि ई की विपरीत सतह निकालो, आइए बनाते हैं। अगर बेटा इस वाले को ले लो, ठीक है,
अगर आप इस वाले को लेते हैं तो ए और बी क्या हो गए, समान हो गए। इसका मतलब सी का विपरीत बेटा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आगे देखो बेटा, यहाँ पे ए और डी कॉमन हो गए, तो बचा हुआ बी किसका ऑपोजिट हो जाएगा बेटा, ई का ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको ए का विपरीत निकालना है तो ए का विपरीत नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि ए का जो छठा वाला एलिमेंट है वो आपको नोन नहीं है। बट क्वेश्चन ने पूछा था कि ई की विपरीत सतह क्या होगी, तो ई की विपरीत सतह बेटा बी होगी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। और आंसर भी बेटा क्या होगा इसका, बी होगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। साथ ही साथ एक बात और समझ लीजिए, अगर उसने पूछा होता कि ए की विपरीत सतह क्या होगी तो इसका आंसर सी एन डी हो जाएगा, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि छठा एलिमेंट आपको नोन नहीं है। ठीक, लेकिन अगर इनमें से ऑप्शन में एक आपको एफ दे देता तो आपका आंसर एफ बनता। लेकिन अगर दो अलग अलग होते, एफ और जी भी गिवन होता, ठीक है, तब आपका आंसर सी एन डी हो जाता। ठीक है, क्योंकि सिक्स्थ एलिमेंट नोन नहीं है, इसलिए ए का विपरीत नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी टाइप से, इसको आप होमवर्क में बनाइएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। यहाँ पे बेटा आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको कलर्स देखने को मिल रहे हैं। अब आपसे पूछा गया है कि ब्लैक कलर का विपरीत क्या होगा। आपको ये निकालना है कि ब्लैक कलर का ऑपोजिट क्या आएगा। बहुत ध्यान से बेटा देखिए, अगर इन दो लोगों को ले लें या दो डाइस को ले लें तो बेटा ब्लैक और ग्रीन कॉमन हो गया। इसका मतलब है कि येलो का जो विपरीत होगा वो क्या होगा बेटा, तो येलो का विपरीत आपका वाइट हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। इसके बाद बेटा अगर हम इसको देखें, इस वाले को, तो ग्रीन और वाइट कॉमन हो गए, तो ब्लैक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, ब्लैक का ऑपोजिट रोजी हो जाएगा। ठीक है, यानी अब ये भी हो गया। इसके बाद अगर आप अगला देखोगे बेटा तो यहां से आप आगे भी निकाल सकते हो कि कौन किसका विपरीत होगा। यहां से अगर आप निकालना चाहो तो इसको ऐसे निकालो, इन दोनों में रोजी और ग्रीन कॉमन है, तो वाइट का ऑपोजिट क्या होगा यहां से। अच्छा, आपको थर्ड वाला कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आपको एक्स्ट्रा ही दे रखा है, तो इसको लेने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्ट बताना है कि ब्लैक कलर का ऑपोजिट क्या होगा, तो ब्लैक का ऑपोजिट आपका रोजी हो जाएगा। वो ऐसे ही निकल आएगा, वाइट और ग्रीन कॉमन हो गए तो ब्लैक का आपका क्या हो जाएगा, रोजी हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। एक से ज़्यादा डाइस दिए होते हैं, आपको केवल टारगेट वही करना है जो हमें चाहिए, यानी जो हमें निकालना है। अब आपको बताना है कि इस सूरज का विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो इस सूरज का विपरीत आप कैसे निकाल सकते हैं, आइए फटाफट से देखते हैं। किसी भी एक को ले लो, आपका ये आराम से निकल आएगा। ठीक है, अगर हम इसको और इसको ही ले लेते हैं तो इसमें लिखा है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई से क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे बेटा स्टार आएगा और यहाँ से ये आपकी ये ब्रेक आएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई से अगर आप यहाँ जाओगे तो ये आएगा और यहाँ पे ये आपका डॉट आएगा। बोलो हाँ कि ना। तो ये बेटा इसका विपरीत हो जाएगा, ये इसका विपरीत हो जाएगा, तो इसका विपरीत कौन हो जाएगा, ये इसका विपरीत ये सूरज हो जाएगा। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, मल्टीप्लाई, दैट इज ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला सवाल क्या है, आइए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, यहाँ पे भी आपको क्या दिया है, ओपन डाइस दिया है और आपने बताना है कि 2 की विपरीत सतह क्या होगी। बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 का विपरीत तो 5 हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। आगे देखिए बेटा, 2 का विपरीत 4 हो नहीं सकता, 2 का विपरीत 1 हो नहीं सकता, तो 2 का विपरीत बेटा 6 हो जाएगा। इट मीन्स 1 का विपरीत बेटा 4 हो जाएगा। पूछा गया कि 2 का विपरीत क्या होगा, बेटा 2 का विपरीत 6 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि 3 तो 5 का विपरीत हो गया, लेकिन जो 2 है वो बगल से जुड़ा है 1 से, तो इसका विपरीत नहीं होगा। 4 से कोने से जुड़ा है, इसका विपरीत नहीं होगा, तो 2 का विपरीत 6 होगा। पूछा भी यही गया था कि 2 की विपरीत सतह क्या होगी, तो 2 की विपरीत सतह ऑप्शन नंबर ए 6 होगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ कहा गया है कि डिवाइड का विपरीत सतह पे क्या आएगा। बहुत ध्यान से देखो बेटा, इंटू का विपरीत प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट है, माइनस का विपरीत स्टार हो जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट है, ठीक है, और डिवाइड का विपरीत ये सर्कल हो जाएगा क्योंकि ऑल्टरनेट है। क्वेश्चन ने पूछा था आपसे डिवाइड का विपरीत क्या होगा, डिवाइड का विपरीत सर्कल होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन ये आप अपने आप बना लीजिएगा, बन जाएगा। ये भी आपसे 22 वाला, आइए डिस्कस कर लेते हैं। बोला गया कि वाइट का विपरीत क्या है, बेटा ऐसे निकालिए, रेड का विपरीत ब्लैक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑल्टरनेट है। ग्रीन का विपरीत वाइट हो जाएगा, ठीक है, और येलो का विपरीत बेटा आपका ब्लू हो जाएगा, ठीक है। येलो का विपरीत क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर, वाइट का पूछा है, वाइट का ऑपोजिट ग्रीन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 24 इन्हें आप होमवर्क में बनाइएगा। बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25 की। और यहाँ तक बात करने के बाद अब हम लोग इस क्वेश्चन के बाद बात करेंगे कैलेंडर्स पे, ठीक है। सो दैट कैलेंडर के भी कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपके पेपर का पार्ट बनते हैं, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे ये जो प्लस का विपरीत है बेटा, ये प्लस का विपरीत टी हो जाएगा, ठीक है। ये जो रुपीस का है, ये रुपीस का विपरीत बेटा डॉलर हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। अब ये जो 4 आप कोने देख रहे हो बेटा, ये जब जुड़ेंगे तो कुछ इस तरह से आपके बन जाएंगे, ठीक है, जिनमें ये वाला पार्ट आपका शेडेड होगा। बोलो हाँ कि ना, ठीक। और ये किसके विपरीत होंगे बेटा, ये आपके ट्राइंगल के विपरीत बनेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, डाइस का एक रूल होता है कि 2 विपरीत सतह ना तो साथ में कभी दिखती हैं और ना ही साथ में कभी छिपती हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो टी है वो प्लस का विपरीत है, तो 2 विपरीत साथ में कभी दिखाई नहीं दे सकते, ऑप्शन ए नहीं बनेगा। डॉलर का विपरीत रुपीस है, 2 विपरीत साथ में नहीं दिख सकते, डी भी नहीं बनेगा, ठीक। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ डॉलर है, डॉलर का विपरीत रुपीस कहीं पीछे होगा, प्लस है, प्लस का विपरीत टी कहीं पीछे होगा, शेडेड है, शेडेड का विपरीत ट्राइंगल कहीं पीछे होगा। सी भी बन सकता है और बेटा बी भी बन सकता है, लेकिन बनेगा कौन सा। ध्यान दो बेटा, जब ये इस तरह से फोल्ड होगा, मतलब इसके ऊपर फोल्ड होगा, तो डॉलर के जो बगल वाली सतह है वो खाली होगी, मतलब डॉलर के बगल वाली ये दोनों ही सतह यहाँ पे जब जुड़ेंगी तो ये और ये पोर्शन खाली होगा, जो शेडेड होगा बेटा वो ये और ये वाला पोर्शन होगा, ठीक है। तो अब आपने बताना क्या है, आपने बताना है दोनों में सही कौन। बेटा यहाँ पे डॉलर के बगल वाली सतह शेडेड है, जबकि फोल्ड करने पे डॉलर के बगल वाली शेडेड कभी नहीं होगी, ऑप्शन सी भी कट गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं बेटा, अब बात करते हैं अपने कैलेंडर्स के क्वेश्चंस की। बाकी ये क्वेश्चन है 26, 27, 28, इन क्वेश्चंस को आप घर पे बनाइएगा, पीडीएफ कमेंट सेक्शन में लगा दी जाएगी, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 38, और वो किस पे डिपेंड है, तो वो आपका बेटा कैलेंडर्स पे डिपेंड है, ठीक है। चलिए फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिए क्या आपको मेरी ये चीज़ समझ में आ गई, येस और नो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को तो नहीं है, तब हम आगे बढ़ जाएं, ठीक। चलिए बेटा, बोला गया आपसे पहला सवाल जो इस तरह का आपसे पूछा जाता है कि 1 जनवरी 2007 को मंडे था, ठीक है। पहला सवाल आपका इस बेसिस पे आता है कि 1 जनवरी 2007 को बेटा क्या है, आपका मंडे है। तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2008 को बेटा क्या रहा होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यही है। अब इसमें बेटा 3-4 तरह के पैटर्न आते हैं। एक होता है जिसमें आपकी केवल और केवल ईयर आपका अलग हो जाए, फिर एक आता है जिसमें डेट अलग हो जाए, एक आता है जिसमें मंथ अलग हो जाए, एक आता है जिसमें तीनों अलग हो जाए। तरीका चारों को करने का एक ही होता है। देखिएगा कैसे, जब आपकी यहाँ पे डेट और मंथ बेटा क्या हो गया, समान हो गया, तो आप इसको कर दीजिए कैंसिल, ठीक है। जो भी ईयर दिया है बेटा 2007, यहाँ पे 7 लिख लीजिए, लास्ट वाला ईयर आपका नहीं लिखा जाता, ठीक है। और जब लास्ट वाला ईयर बेटा नहीं लिखा जाता तो 2007 एक नॉर्मल वर्ष है, मतलब एक सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में जो नंबर ऑफ ऑड डेज होते हैं, मतलब जो विषम दिन की संख्या होती है, वो बेटा कितनी होती है, वो 1 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे विषम दिन कितने आ गए, 1 आ गए। इस मंडे में 1 को जोड़ दीजिएगा तो आपको पता है कि मंडे प्लस 1 क्या होता है, ट्यूसडे होता है। इसका मतलब 1 जनवरी 2008 को क्या रहा होगा, ट्यूसडे रहा होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको कोई भी हर मंथ के नंबर ऑफ डेज लिखने की कोई भी नीड नहीं है। आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं कि मंथ और डेट आपका सेम हो गया, जो भी ईयर था पहला ईयर लिख लिया। अच्छा मैम, अगर यहाँ 2009 होता तो बेटा, अगर 2009 होता तो 2007 भी लिखते और 2008 भी लिखते, आखिरी वाला वर्ष नहीं लिखते केवल, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं। जैसे 21 जनवरी 2005 इस दिन अगर आपका मंडे है, तो आपको बताना है 21 जनवरी 2007 को बेटा कौन सा दिन रहा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे करेंगे, सेम पैटर्न पे इसको करेंगे। डेट और मंथ बेटा कॉमन हो गए, हटा दीजिए। ईयर में 2005 लिख लीजिए और 2006 लिख लीजिए। लास्ट वाला ईयर नहीं लिखते। 5 वाला एक नॉर्मल वर्ष है, तो एक सामान्य वर्ष में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने, 1। 2006 भी आपका सामान्य वर्ष है, नंबर ऑफ ऑड डेज कितने, 1। दोनों को जोड़ दीजिए तो नंबर ऑफ ऑड डेज बेटा कितने आए, 2। इस 2 को मंडे में जोड़ दीजिएगा तो इसका मतलब है मंडे में 2 जोड़ोगे तो ट्यूसडे और वेनसडे। तो 21 जनवरी 2007 को बेटा क्या रहा होगा, वेनसडे रहा होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसको कैलेंडर से मत मैच करिएगा, क्योंकि ये इफ़ होता है, ये कंडीशनल होता है कि अगर ऐसा हो जाए तो इस दिन क्या रहा होगा, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक। चलो, अच्छा एक चीज़ स्टूडेंट्स और पूछते हैं, मैम ये तो एक लीप वर्ष है, ठीक है। 2008 बेटा क्या है, एक लीप वर्ष है। लेकिन आपको ये बात भी तो पता है ना कि 1 जनवरी 2007 और 1 जनवरी 2008 ये लीप ज़रूर है, लेकिन फरवरी अभी निकली थोड़ी है, ठीक है। तो चेंजेस नहीं होंगे, इसलिए आप मंडे प्लस 1 डायरेक्ट करके ट्यूसडे आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए,
बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। अच्छा बेटा यहाँ देखो, यहाँ बोला है कि 1 जनवरी 2008 को क्या है बेटा, 1 जनवरी 2008 को ट्यूसडे था। आपको बताना है 1 जनवरी 2009 को क्या रहा होगा। ठीक है, बहुत सिंपल वे में वैसे ही करेंगे बेटा। अब यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, ये आपका एक लीप ईयर है। ठीक है, तो यहीं से ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी दोनों में सेम है। पहला वाला ईयर लिख लो बेटा 2008, और ये आपका एक लीप ईयर है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज बेटा कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और पूछा गया 1 जनवरी 2009 को क्या पड़ेगा, तो इस 2 को ट्यूसडे में जोड़ दीजिए, तो आंसर कितना आ जाएगा, ट्यूसडे प्लस 2, इसका मतलब थर्सडे। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज थर्सडे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं बेटा। 40 में क्या कहा गया, आइए पढ़ लेते हैं। 8 दिसंबर 2007 को बेटा क्या दिया है आपका, यहाँ पे आपको सैटरडे दिया है। ठीक है, और पूछा है आपसे कि 8 दिसंबर 2006 को क्या रहा होगा। बेटा ये सवाल जो आपके स्क्रीन पे है, ये सवाल कहलाता है बैक डेट का। ठीक है, क्या है ये आपका बैक डेट का क्वेश्चन है, मतलब आगे का दिया है, पीछे का पूछा है। और अक्सर आपको बैक डेट का सवाल देखने को मिलता है। कुछ नहीं करना बेटा, लिखो वैसे ही 8 दिसंबर 2006, इस दिन का बताना है, कोई दिक्कत नहीं। 8 दिसंबर 2007 का पूछा है, मतलब इसका बताना है, इसका दिया है सैटरडे। ठीक है, बैक डेट का पूछा गया। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें डेट और मंथ क्या है, सेम है। ठीक है, फिर वही काम करना है, ऊपर वाला लिख लो, नीचे वाला ईयर छोड़ देते हैं, उसके बीच के सारे ईयर लिख लेते हैं अगर दिए होंगे तो। 2006 एक नॉर्मल ईयर है, और नॉर्मल ईयर में विषम संख्या कितनी होती है बेटा, विषम संख्या 1 होती है। अगर किसी को विषम संख्या निकालनी नहीं आती या विषम दिन निकालने नहीं आते, तो देख लीजिए एक बार, विषम दिन भी मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा दे रही हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 15 दिन, ठीक है, तो इसको अगर आप विषम में तोड़ो तो कैसे तोड़ोगे, तो 15 दिन का मतलब होता है बेटा 2 सप्ताह यानी 2 वीक्स और 1 ऑड डे, एक विषम दिन। अब सवाल उठता है मैम यही तो जानना है कि ये 1 ऑड डे कैसे आया, तो बेटा इस 15 को क्या करो, 7 से भाग कर दो। ठीक है, एक ऊपर आ गया ये आपका क्वेश्चन, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिमाइंडर आ गया 1, मतलब जो 7 का शेष फल बचा होता है वही आपका ऑड डेज यानी विषम दिन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा शेष फल कितना है, 1, तो 15 दिनों का मतलब हो गया 2 सप्ताह और 1 विषम दिन। इसी तरह से नॉर्मल ईयर में बेटा 365 दिन होते हैं, और जब इसको आप 7 से भाग करोगे तो ये टूटता है 52 सप्ताह और 1 ऑड डे। ठीक है बेटा, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे 2006 एक सामान्य वर्ष है, तो यहाँ पे ऑड डे कितना आया, 1 आ गया। अब यहीं पे स्टूडेंट्स यूजुअली गलती करते हैं, सैटरडे प्लस 1 संडे करके ऑप्शन नंबर ए मार्क कर देते हैं, और बेटा यही गलत है। क्यों, क्योंकि ये सवाल आपका बच्चा बैक डेट का है, तो यहाँ पे जो 1 आया है ये सैटरडे में से माइनस होगा, और सैटरडे -1 बेटा क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। इसका मतलब 8 दिसंबर 2007 को अगर सैटरडे है तो 8 दिसंबर 2006 को क्या रहा होगा बेटा, फ्राइडे रहा होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए
बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। ठीक है, चलिए ये भी बेटा बैक डेट का सवाल है। वो बोला गया है कि 6 मार्च 2005 को क्या था, मंडे था। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि बताओ भाई 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, बस यहीं पे आपको बहुत ध्यान से करने वाली चीज़ है वो ये कि ये 2004 है, ये 2005 है, तो इसको आप इस तरह से लिखो 6 मार्च 2004 ये पूछा गया, और यहाँ लिख दो बेटा 6 मार्च 2005 ये आपका है मंडे। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये तो कट गया, ये 2004 है और ये आपका लीप ईयर है। ठीक है, तो लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो तुरंत आप क्या करोगे, मंडे में से 2 घटाओगे और सैटरडे आंसर कर दोगे, और वो आपका गलत हो जाएगा। क्यों, ये लीप ईयर ज़रूर है बेटा, ये ज़रूर लीप ईयर है, लेकिन इसमें फेब्रवरी कहाँ आई। हमारी बात तो हो रही है 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन रहा होगा, तो इसमें फेब्रवरी तो आपका इंक्लूड नहीं हो पाया, इसलिए आप क्या करोगे, मंडे में से डायरेक्ट 1 को घटाओगे। क्यों, क्योंकि फेब्रवरी इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आप 2 विषम संख्या ना माइनस करके केवल 1 माइनस करोगे, और उस हिसाब से 6 मार्च 2004 को मंडे -1 यानी संडे आ जाएगा। ठीक है, मतलब करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा बेटा, संडे बन जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, क्योंकि बेटा 5 का दिया है, और जब इस 5 से बैक में जाओगे तो कैसे जाओगे, मार्च से आप फरवरी जाओगे तो फरवरी 2005 की जाओगे, फिर जनवरी जाओगे, फिर दिसंबर, और ऐसे करके 2004 में मार्च में ही तो पीछे को पहुंचोगे। फरवरी थोड़ी कैलकुलेट होगी बीच में, फरवरी तो मार्च के ऊपर कैलकुलेट होगी। मतलब अगर यहाँ पे जनवरी दिया होता तब आप आराम से मंडे -2 करते और सैटरडे आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो मार्च से मार्च की बात हो रही है और ये बैक डेट का क्वेश्चन है, तो पीछे को रिवर्स होगे तो 2 ना माइनस करके आप कितना माइनस करोगे, 1 माइनस करोगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा, और संडे इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 42। इसको कहते हैं बेटा रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे आप किसी ईयर में सपोज दैट बॉर्न हुए, ठीक है, तो आपसे कहा नहीं जाता है कि अगर हमारे बर्थडे वाले दिन बुधवार था तो वही सेम कैलेंडर कब जाके रिपीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि बताइए 2007 को कौन सा कैलेंडर रिपीट करेगा, मतलब 2007 का हूबहू कैलेंडर किस ईयर में मैच कर जाएगा। कुछ नहीं करना बेटा, 2007 से पहले का लीप ईयर लिख लो। तो 2007 से पहले का लीप ईयर कितना होता है, 2004 होता है, और 4 और 7 के बीच का जो डिफरेंस है वो बेटा कितना है, वो 3 साल है। ठीक है, और जब भी याद कर लो, जब भी डिफरेंस 3 साल का होगा तो 11 जोड़ दीजिएगा, 7 और 1 8 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ये आ गया 2018। इसका मतलब है कि 2007 का जो कैलेंडर है वो किस कैलेंडर को रिपीट करेगा, तो बेटा वो आपका 2018 के कैलेंडर को रिपीट करेगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन बेटा आप होमवर्क में बनाइएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 में बेटा क्या कहा गया कि 17 जून 1998 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, अक्सर आपसे बेटा ऐसा पूछा जाता है कि बताइए इस दिन कौन, मतलब इस डेट को कौन सा दिन रहा होगा, या फिर कोई भी डेट दे दी जाए, XYZ कोई भी डेट दी जाए और आपसे पूछा जाए कि उस दिन क्या दिन रहा होगा, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं।
बहुत ध्यान से कुछ चीज़ों को समझिएगा। मंथ का ना एक स्पेसिफाई कोड होता है बेटा, वो कोड आपको याद होना चाहिए। 033 614 625 035, ये बेटा मंथ के कोड होते हैं। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, मंथ के कोड हो गए। छोटा सा नंबर है 033 614 625 035। जैसे ही आप ये कोड याद कर लोगे आपको यूजफुल हो जाएगा। इसी तरह से बेटा एक ईयर का कोड होता है। ईयर का कोड ये कहता है कि 1600 से 1699 कोड हो जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद 1700 से 1799 कोड हो जाएगा बेटा 4। फिर 1800 से 1899 कोड हो जाएगा बेटा 2। और 1900 से 1999 कोड हो जाएगा 0। मैम अगर फिर 2000 से 2099 आ जाए तो अगेन बेटा रिपीट कर दो, 2000 से 2099 का कोड हो जाएगा 6। ठीक है, फिर 2100 से 2199 का कोड हो जाएगा 4। इस तरह से ये कैलेंडर ईयर का कोड रिपीट होता जाएगा 6420 6420। ठीक, चलिए अब इसको निकालते हैं बेटा। इसको निकालने के लिए आपको 5 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। पहला स्टेप ये होगा कि लास्ट की ये जो 2 डिजिट लिखी हैं इन्हें लिख लो 98, कोई दिक्कत नहीं। इसी नंबर को 4 से डिवाइड करो। और बेटा जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा ऊपर, ठीक है, वो लिखना है, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं। 4 से हमेशा डिवाइड होगा। डिवाइड करने के बाद जो ऊपर आया है उसको लिख लो, दैट इज 24। ठीक है, ये 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में बेटा आपको डेट लिखनी है। डेट कितनी है, 17 है। ठीक, चौथे में बेटा आपको लिखना है मंथ कोड। मंथ कोड मतलब ये मंथ कौन सा है बेटा, जून, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून का कोड हो गया बेटा 4, तो यहाँ 4 लिख लो। बोलो हाँ कि ना। और लास्ट में बेटा आपने लिखना है ईयर कोड। ये ईयर है कौन सा, 1900 समथिंग चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। बोलो हाँ कि ना। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ आ गई होगी, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इवन अपने बर्थडे वाले दिन कौन सा दिन था ये भी आराम से निकाल लोगे। ठीक, चलो ईयर कोड हो गया। इन सब को उठा के जोड़ दीजिए। देखिए 7 4 4 8 8 8 16 और 8 3 24 यानी 23, क्योंकि यहाँ पे 7 है। ठीक, 23 का मतलब 2 कैरी, तो 9 2 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14। ठीक है, अब बेटा ये आ गया 143। अब यहाँ से आपको निकालना है विषम दिन। तो बेटा विषम दिन और डेज कैसे निकलेंगे, 7 का रिमाइंडर। तो 143 को जब आप 7 से भाग करोगे बेटा तो कुछ इस तरह से होगा। देखिए 7 2 14 है ना, यहाँ 0 बढ़ेगा तब यहाँ से 3 उतर पाएगा। तो अब आपको पता है कि रिमाइंडर बेटा कितना बच गया, 3 बच गया। कितना बचा, 3। और याद रखिएगा कि जैसे ही रिमाइंडर आपका बेटा 3 बच गया, तो अब मैं आपको बताती हूँ, अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो मंडे होगा, रिमाइंडर 2 बचता है तो ट्यूसडे होगा, रिमाइंडर अगर 3 बचता है तो वेडनेसडे होगा। इसका मतलब है कि 17 जून 1998 को क्या है बेटा, 1998 को वेडनेसडे रहा होगा। एक बार कैलेंडर उठा के इस दिन का चेक कर लीजिएगा कि क्या 17 जून 1998 को सच में वेडनेसडे था या फिर नहीं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वेडनेसडे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने पूछा 28 मई 2006 को क्या रहा होगा। अब चलिए फटाफट से निकालते हैं, ये भी निकल आएगा। 28 मई 2006। ठीक, चलिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 5 आपके स्टेप्स होंगे। लास्ट के 2 नंबर लिखिए, दैट इज 06, लिख लिया।
जब आप इसको 4 से बेटा डिवाइड करोगे तो आपको पता है ऊपर 1 ही आएगा, यहाँ पे बेटा 1 लिख लो। फिर आपको डेट लिखना है तो बेटा यहाँ पे डेट लिख लो। ठीक, अब देखो 0, 33, 614 ये था, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई का कोड कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ बेटा 1 लिख लो। और ईयर का कोड 1600 से 1699, 6 था, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर अगेन कितना होगा बेटा? फिर अगेन आपका 6 होगा। ठीक, तो यहाँ 6 लिख लो। ठीक, अब इन सबको जोड़ते हैं। 8, 1 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22। ठीक है, 2 और कैरी तो 2 और 2 4, यानी बेटा यहाँ पे कितना आ गया? 42 आ गया। और जैसे ही बेटा 42 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बेटा कितना आ जाएगा? बताइए, रिमाइंडर आ गया 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया तो हमने बताया था कि 1 का मतलब मंडे, 2 का मतलब ट्यूसडे, 3 का मतलब वेडनेसडे, 4 का मतलब थर्सडे, 5 का मतलब फ्राइडे, 6 का मतलब सैटरडे और 0 का मतलब बेटा संडे। ठीक है, तो आपके हिसाब से 28 मई 2006 को बेटा क्या आएगा? इस दिन संडे रहा होगा। और अगर आपको बिलीव नहीं है तो एक बार आप क्या करिएगा, कैलेंडर उठाइएगा और बिल्कुल चेक करिएगा कि क्या 28 मई 2006 को संडे था या फिर नहीं। ठीक है, चलिए आइए बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। सेम क्वेश्चन है, बस को डेट अलग है। 15 अगस्त 2010 को क्या रहा होगा? ठीक, चलो इसमें भी आपको कितने लगाने हैं? तो टोटल बेटा आपको 5 स्टेप लगाने हैं। लास्ट की 2 डिजिट लिख लीजिए 10, इसके बाद 10 को डिवाइड करिए 4 से, आपका यहाँ पे आएगा 2, तो ये 2 लिख लीजिए। फिर डेट लिख लीजिए 15। ठीक, ईयर का कोड बेटा आपको पता ही है कि ये 2000 है, तो फिर यहाँ आ जाएगा 6। मंथ का कोड 033, 614, 625, 035। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त में क्या था? 2 था। ठीक, तो यहाँ 2 लिख लो। ऐड करो सबको, तो 5 और 2, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15। ठीक है, यहाँ 5 लिख लीजिए। 1, 2 और 3 कितना आ गया बेटा? 35। और जैसे ही 35 को 7 से डिवाइड करोगे बेटा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 5 जा 35, रिमाइंडर हो गया 0। और जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा इसका मतलब ये है कि 0 का मतलब होता है संडे। तो 15 अगस्त 2010 को बेटा चेक कर लीजिएगा, आपका उस दिन संडे ही रहा होगा। ठीक, आई होप इस तरह का सवाल अब आप बना लेंगे, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी। ठीक, चलिए 47 की बात करते हैं बेटा। बोला गया है कि आज अगर मंडे है, मतलब आज अगर सोमवार है, तो बताना है 61 डेज के बाद क्या रहा होगा। तो बेटा देखो 61 को 7 से डिवाइड करो, 7 8 जा कितना हो जाएगा बेटा? 56 हो जाएगा। और 56 के बाद 5 जो है वो आपका क्या बच जाएगा बेटा? 5 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। और जैसे ही मंडे प्लस 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? सैटरडे आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आज के दिन आपका मंडे है तो 61 डे के बाद कौन सा दिन पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, 61 को 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर आ जाएगा बेटा 5, मंडे में 5 जोड़ दीजिए तो मंडे प्लस 5 कितना होता है? सैटरडे होता है। ठीक, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 48, और ये भी बहुत आसानी से बनेगा। क्या दिया है बेटा कि 1 जनवरी 2011 को क्या रहा था बेटा? तो 1 जनवरी 2011 को आपका सैटरडे था। आपने बताना है कि 31 दिसंबर 2011 को क्या रहा होगा। बेटा 2 तरीके, इसको शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो।
और इसको आप एक तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप इसको शॉर्ट ट्रिक से ही निकाल लो। आपको पता है कि 1 जनवरी 2011 को अगर सैटरडे था, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2011 को भी बेटा क्या रहा होगा, सैटरडे ही रहा होगा। क्यों? अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ देखिएगा। 2011 बेटा एक सामान्य वर्ष है, मतलब एक नॉर्मल ईयर है, ठीक है। नॉर्मल ईयर में आपको पता है बेटा 365 दिन होते हैं, बोलो हाँ कि ना। तो 365 दिन का मतलब होता है बेटा 52 सप्ताह, और कितने ऑड डे, एक ऑड डे होता है, बोलो हाँ कि ना, ठीक। अब आप एक चीज तो जानते हो जानते हो ना बेटा, क्या कि अगर कोई सप्ताह बेटा सैटरडे पे शुरू हो रहा है, सपोज दैट जो हमारा पहला वीक है वो हमारा सैटरडे पे शुरू हो रहा है, तो एंड किस पे होगा, फ्राइडे पे एंड होगा। इसी तरह से जो दूसरा सप्ताह है ये भी बेटा किस पे शुरू होगा, फिर ये सैटरडे से शुरू होगा और फिर ये फ्राइडे पे एंड हो जाएगा। इसी तरह से जो 52वां सप्ताह होगा बेटा ये भी तो सैटरडे से शुरू होगा, ठीक है, और फ्राइडे पे एंड हो जाएगा, बोलो हाँ कि नो। तो 52वां सप्ताह तो एंड हो गया फ्राइडे पे, मतलब 30 दिसंबर पे, है ना। लेकिन एक ऑड डे बचा, यानी 31 दिसंबर। तो ये जो 31 दिसंबर या जो 53वां मतलब 52 वीक के बाद जो एक ऑड डे बचा, ये भी तो बेटा शुरू तो सैटरडे से ही होगा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। और जब ये सैटरडे से शुरू होगा तो 1 जनवरी 2011 को अगर सैटरडे था तो 31 दिसंबर 2011 को भी क्या रहा होगा बेटा, सैटरडे ही रहा होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं होगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। बोला गया कि 1 जनवरी 2012 को अगर संडे है तो 1 जनवरी 2013 को क्या रहा होगा। अब बेटा ध्यान देना, जनवरी सेम हो गया, 2012 लिख लो, और ये आपका एक लीप ईयर है, और लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, और 1 जनवरी 2012 से जब 13 में जाओगे तो फरवरी भी आएगी, इसलिए संडे में 2 जोड़ दीजिए तो बेटा क्या आ जाएगा, ट्यूसडे आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि 1 जनवरी 2013 को क्या रहा होगा, तो 1 जनवरी 2013 को बेटा ट्यूसडे रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आई होगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 बन जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। चलिए इसको बनाइए, फटाफट से बताइए कि 4 की विपरीत सतह पे क्या आएगा, ठीक। 4 की विपरीत सतह पे क्या आएगा, तो 4 की विपरीत सतह पे निकालने के लिए बेटा क्या करना है, दोनों में एक समान है, एक को उठा लीजिए। 1 से क्लॉकवाइज ये 2 हो गया, 2 से क्लॉकवाइज ये 3 हो गया, यहाँ से 1 से ये 6 हो गया, और 6 से 5 हो गया। ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत है, और 1 के विपरीत बेटा कितना है, 4 है, ठीक है। पूछा गया 4 की विपरीत सतह क्या होगी, तो 4 की विपरीत सतह 1 होगी। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद के क्वेश्चंस बेटा आप होमवर्क में बना लीजिएगा, ठीक है। ये पीपीटी आपकी कमेंट सेक्शन में लगा दी जाएगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको कैलेंडर्स के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं और जो डाइस के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में लॉजिकल रीजनिंग पे डिस्कशन करेंगे, चाहे वो फिर अजम्पशन हो, आर्ग्यूमेंट हो या फिर कंक्लूजन हो, इन सभी क्वेश्चंस का नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करिएगा, आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। तो कल की क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।